अनाज के लिए हम लाइन लग रहे हैं, बस यही हमारी जिंदगी हो गई। साहब, यह सोच होती है, कांग्रेस की यह सोच रही थी कि हम आपको मजबूत बनाएंगे, आप हमसे भीख मत मांगो आके, आपको हम इस स्थिति में ले आके खड़ा करेंगे कि आप खुद पैसा फेंक के खरीदने की हैसियत में होंगे। यह सोच होती थी। और इसी के बूते 27 करोड़ है या 23 करोड़ है, उतने लोगों को मनमोहन सिंह सरकार में गरीबी रेखा से बाहर करके मध्यम वर्ग में लाया गया। नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या हुआ? उल्टा उससे ज्यादा धकेल दिए गए गरीबी रेखा में। और उसके बाद कहते हैं ये किसान की आय दोगुनी करने की बात कही थी। किसान आज रो रहा है, आत्महत्या कर रहा है, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हो रही। दूसरी चीज, सैनिकों की सुरक्षा की बात होती थी। आज स्थिति यह है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जितने हमारे सैनिक शहीद हुए, इतने 1947 से लेकर 2014 तक शांति काल में कभी भी शहीद नहीं हुए, सब मिला के नहीं हुए। और ये अकेले इतने पीरियड में हो। तो साहब क्या करेंगे? पहले एक जवान शहीद होता था, सारे अखबारों में जाने कितनी खबरें होती थी, उनके सम्मान में कसीदे पढ़े जाते थे। आज क्या है? आज मीडिया हाउसेस को डायरेक्शंस है कि आप उसे दिखाएंगे नहीं, उसे बहुत प्रमुखता से नहीं छापेंगे, बस यदि होगा तो इंफॉर्मेटिव होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। यह दशा हो गई है। यही स्थिति चैनलों पे कर दी गई है। तो झूठ बोल बोल के आपने देश के साथ जो किया वो निश्चित रूप से देश के लिए घातक है। और आखिरी बात ये कि आप कहते थे चीन की बात, मुझे लगता है पुरुषोत्तम जी बता रहे थे इसी को लेके कि चाइना के साथ आप बात करते थे, लाल आंखें दिखाएंगे और न जाने क्या क्या करेंगे। और स्थिति ये है, उनके आगे हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं, सब कुछ करते हैं, जैसे खड़ा हो गया हो नौकर, बिल्कुल उस स्टाइल में आप नजर आते हैं। और उसके बाद में होता क्या है, आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आपसे पर्सनल मीटिंग करनी है, अकेले मीटिंग करनी है, और मीटिंग करके आते हैं और देश का नक्शा ही बदलवा देते हैं। देश से दो राज्यों की तमाम सारी सीमाएं हमारे देश से चली जाती हैं। यह हालत हो जाती है। तो आप अपने देश का भूगोल बिगाड़ने पे तुल गए हैं, भविष्य भी बिगाड़ रहे हैं, वर्तमान भी बिगाड़ रहे हैं। तो आप बना क्या रहे हैं? बनाया तो आपने कुछ है नहीं, बिगाड़ सकते हैं। और उन्होंने जिन्होंने बनाया था, जिनके बूते आज हम इसरो चंद्रयान भेज रहा है और न जाने क्या क्या कर रहा है, उनको आप बताते हो। अरे हुजूर, वहां के वैज्ञानिक भी उन्हीं संस्थानों से पढ़े हैं जो नेहरू ने बनाए थे, और वो वहीं पर रिसर्च कर रहे हैं जो नेहरू ने बनाए थे। आपने कुछ नहीं बनाया, आप सिर्फ क्रेडिट ले सकते हो और वही ले रहे। तो यह स्थिति है इस देश का, यह सत्य हो गया जी। बिल्कुल, देश और देश की राजनीति और उसमें कैसे फंसी हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन को लेकर के साल भर से बातचीत चल रही थी। नाम तो अभी आया है, लेकिन ऐसा एक गठबंधन हो, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ तमाम दूसरे दल जो हैं साथ साथ आए, और उसके लिए नीतीश कुमार काम कर रहे थे। कई दौर की मीटिंग्स हुई दिल्ली में। उसके बाद नीतीश कुमार वेस्ट बंगाल जाते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलते हैं, लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलते हैं, वो केसीआर से मिलने जाते हैं। बहुत कुछ यहां करते हुए दिखाई दिए। और फाइनली ये होता है, कांग्रेस पार्टी, फिर नीतीश कुमार की पार्टी, फिर लालू प्रसाद यादव की पार्टी और समाजवादी पार्टी, उसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी, सब एकजुट हो जाते हैं। ऐसे 26 दलों के नेता एकजुट होते हैं, नाम निकल के आता है इंडिया, और यहां से एक मजबूती। आज जब हम आज की तारीख 29 अगस्त 2023 को जब चर्चा कर रहे हैं, तो एक गठबंधन की कर रहे हैं दोस्तों। आज से ठीक 2 दिन बाद हो सकता है 26 जो आज हम कह रहे हैं, 2 दिन बाद आपको सुनने को मिले कि यहाँ 26 नहीं बल्कि 32 या 30 दल आ गए इसमें, इस गठबंधन में। और 2024 चुनाव के बाद शायद हम ये चर्चा करें कि सरकार बदल चुकी है, इंडिया की सरकार है। क्योंकि जिस मजबूती के साथ इंडिया यहां आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसका विश्लेषण हमारे तमाम साथी कर रहे हैं, उस दम पे मैं ये बात कह रहा हूं
किसकी सरकार आए किसकी सरकार जाए, यहां पॉलिटिकल पार्टी हम लोग नहीं हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देश की जनता के साथ हम हैं और हम भी उसी में से एक हैं, इसलिए हम जो देख रहे हैं वो आप तक रख रहे हैं। इस बीच एक पोल लगाया हुआ है और आप लोग उस पोल में भाग जरूर लीजिए और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोग एनडीए के फेवर में हैं और कितने लोग इंडिया के फेवर में हैं और कितने लोग कहते हैं कि कोई तीसरी पार्टी बन सकती है, अदर्स। तो देखिए, यह अभी तक 2600 पे उनको नहीं कहा जाता है कि आप बजरंग दल में शामिल हो जाइए, किसी और हिंदूवादी संगठन में शामिल हो जाइए। वो जो अनुराग ठाकुर कहते हैं ना, गोली मारो वाली बात, वो नहीं करते हैं। तो जो दलित है वो दलित ही बना रहे, या जो दलित पिछड़ों का जो बच्चा है वो ऐसे ही मरता रहे, उसके दिमाग में आप जहर भर दीजिए, नफरत पैदा कर दीजिए। अगर सदियों तक किसी समाज को विकलांग करना है और देश को बेबस और लाचार करना है तो उसके भीतर यही नफरत आप भर दीजिए, उसके विवेक को नष्ट कर दीजिए। मोदी जी ने यह लगातार कोशिश की, लेकिन इस देश का जो जनमानस है वो ठोक बजा करके देख चुका है और अब वो इंतजार कर रहा है कि कैसे उसे मौका मिले मुक्ति पाने का। इंडिया अलायंस उसके लिए एक बड़ा माध्यम बन रहा है। और जो मोदी जी कहते थे कि साहब कोई है ही नहीं, मैं अकेला सब पर भारी, और यहां एक एक क्षत्रप उनसे ज्यादा अनुभवशील, उनसे ज्यादा नीतिगत फैसले लेने में मैच्योर और उनसे ज्यादा वो अपनी कार्य कुशलता के लिए जाने जाते हैं। उसमें चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या शरद पवार हो, नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी हो, आप एक एक नाम गिन लीजिए जिनका कद, जिनका अनुभव, जिनकी कार्यकुशलता, जिनके नीतिगत फैसले, वो नरेंद्र मोदी से आपको 21 नहीं, कई बार आपको वो 42 साबित होंगे। इस बात को भी जनता देख रही है, समझ रही। और इस बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जो कई बार चर्चा, जैसे आज चर्चा कम हुई, कि जो सारे सत्ता के वैभव से, उसके आकर्षण से परे, और मुझे कई बार राहुल गांधी में बुद्ध नजर आते हैं कि जो, और बुद्ध इसलिए कि जिसके परिवार ने 3 प्रधानमंत्री दिए हों, वो जन्मजात राजनेता, जिसके बारे में मोदी जी कहते थे कि वो तो युवराज हैं, उनको तो साहब सत्ता मिलेगी ही, वो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए। लेकिन राहुल गांधी ने इस देश के सबसे बड़े दार्शनिक और इस देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु के बराबर, मैं आध्यात्मिकता में तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो किरदार था कभी बुद्ध का, उसके बराबर खड़ा कर दिया है। और दूसरा, मुझे गांधी भी कभी याद आते हैं कि जो राष्ट्रपिता जिसने 1916-15 से लेकर के और 47 तक इस देश को एकजुट किया, धर्मों के लोगों के भीतर की जो नफरतें थी वो दूर की, दलितों को अपने साथ जोड़ा, महिलाओं को सशक्त बनाया कि वो स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो, और उसके बाद वो व्यक्ति अनासक्त होकर के देश में जो पनप रही उस समय की नफरत और हिंसा थी, उसको मिटाने के लिए वो नोआखली में था, जब इधर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा था। वो राहुल गांधी इस पूरे इंडिया अलायंस में और जनता के बीच में वो संघर्ष करते हुए वो एक ऐसी उम्मीद पैदा कर रहे हैं कि नहीं, ये देश इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं है। और राजीव जी, सारे विद्वान लोग यहां बैठे हैं, याद कीजिए चर्चिल से लेकर के न जाने कितने लोगों ने भारत के बारे में ये सोचा था, ऐलान किया था, लिखा था कि ये देश बहुत जल्दी टूट जाएगा क्योंकि ये राष्ट्र है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र कैसे टिकेगा क्योंकि इस देश में 80% से ज्यादा लोग निरक्षर हैं, 85%, 90% के लोग गरीब हैं, क्योंकि लोकतंत्र का सिद्धांत यह कहता है कि जहां पर गरीबी रही वहां तानाशाही पैदा हुई।
लेकिन भारत ने और भारत के लोगों ने जिनका इस्तकबाल करना चाहिए, उन्होंने इस बात को साबित किया कि अगर उन्हें कोई नेहरू मिला, अगर उन्हें कोई राजीव मिला, अगर उन्हें कोई मनमोहन सिंह मिला, अगर उन्हें कोई अटल बिहारी वाजपेयी मिला, तो उन्होंने इस देश के लोकतंत्र को बनाने में अपने प्राणपण से योगदान दिया। लोगों के विश्वास को इन सरकारों ने बनाए रखा। लेकिन मोदी जी ने जुमला, झूठ, फरेब, छल और यहां तक कि अत्याचार करते हुए, ये महंगाई क्या है, इससे बड़ा अत्याचार कोई हो सकता है क्या? आप तो मजाक कह दें कि साहब हम प्याज नहीं खाते, या स्मृति ईरानी जी कहें कि सिलेंडर अब कोई मतलब नहीं है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है तो चूड़ी अब नहीं भेज सकती वो मोदी जी को। ये जो अत्याचार हुआ है इस देश की जनता पर, उस अत्याचार के सामने अब वो एकजुट हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। और इसीलिए इंडिया अलायंस भी बन रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री ये कह रही, जनता की नब्ज कह रही है, जमीन ये कह रही कि अब आओ और पलट दो इसको। जो वो कविता है दिनकर की कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये वही दौर है राजीव। लेकिन किसके दिन अच्छे आने वाले हैं प्रशांत टंडन जी? दिन तो राजीव जी भारत के अच्छे आएंगे और तमाम लोकतंत्र की चाहत